Dear student, this is in continuation with the previous lecture of antibody structure. We have already discussed that antibody is Y-shaped. It is a protein in nature. Antibody is also known as immunoglobulin. This is the protein which helps in the immunity of the body. And this is produced or secreted by the specialized or differentiated B cell known as plasma cells. So antibodies consist of 4 polypeptide chains, 2 identical light chain and 2 identical heavy chain, as we have discussed in the previous lecture. In each light chain there is 2 regions. One is known as variable light and the second one is known as constant light. So variable light is that region which varies or changes from one antibody to another antibody, and as you know that antibodies are antigen specific, so the variable region is according to the shape or size or structure of the antigen. Similarly, there are 2 heavy polypeptide chain. These 2 heavy polypeptide chains are identicals. Identical means they have the same numbers of amino acids. They have similar types of amino acids. जिस तरह लाइट चेन में एक वेरिएबल लाइट रीजन था, एक कांस्टेंट लाइट रीजन था, उसी तरह हेवी चेन में भी एक रीजन वेरिएबल हेवी है और उसके अलावा बाकी जो रीजन है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट हेवी। इन वेरिएबल हेवी रीजन जो है हर पॉलीपेप्टाइड चेन का वो नॉर्मली क्या होता है, वो हर एंटीबॉडीज में दूसरे एंटीबॉडी से डिफरेंट होता है, और कांस्टेंट जो रीजन होगा वो हर एंटीबॉडी का यानी किसी एक क्लास ऑफ एंटीबॉडीज में वो क्या है, वो सेम होगा। सो एंटीबॉडीज के कितने पार्ट्स से, मेजर एंटीबॉडीज के 2 मेजर पार्ट्स से, एक पार्ट को हम कहते हैं एफ, कैपिटल एफ और स्मॉल ए बी, इसको हम कहते हैं एफ ए बी। एफ ए बी से मुराद है, दिस इज एफ इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेगमेंट्स, ए मीन एंटीजन और बी मीन बाइंडिंग. So simply we can say this is the antigen binding fragments. ये एंटीबॉडी का वो फ्रेगमेंट है जहां जो एंटीजन के साथ बाइंड करता है. फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा रीजन जो है दिस इज नोन एज एफ. ये पूरा, इसमें वेरिएबल पूरा का पूरा लाइट चेन और वेरिएबल हेवी और उसका कुछ पार्ट शामिल है. तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा रीजन जो है दिस इज एफ. इसी तरह यहां से लेकर यहां तक ये पूरा रीजन क्या है, ये पूरा रीजन एफ है. इसका मतलब ये है कि किसी भी एंटीबॉडी में 2 एफ होंगे, और इसका ये मतलब होगा कि हर एंटीबॉडी जो है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ द सेम एंटीजन के साथ बाइंड करेगा. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंटीबॉडी हमेशा बाइवेलेंट होगी. बाइवेलेंट का मतलब ये है कि वो सिमिलर टाइप के 2 एंटीबॉडीज यानी 2 एंटीजन के साथ, 2 एंटीजन से मुराद सेम एंटीजन के 2 मॉलिक्यूल के साथ एक ही वक्त में बाइंड करती है. अगर ये एंटीजन 1 है, उसका एक मॉलिक्यूल है, तो ये उसी एंटीजन का दूसरा मॉलिक्यूल होगा. सो हर एंटीबॉडी में नॉर्मली 2 एफ होंगे और हर एंटीबॉडी एक ही वक्त में सेम एंटीजन के 2 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगी. इसी तरह यहां से लेकर यहां तक ये जो रीजन है पूरा का पूरा, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा रीजन क्या कहलाता है, एफसी कहलाता है. एफसी का मतलब फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल है. और इसका रोल क्या होता है, इसको कहते हैं, इसका इफेक्टर रोल होता है, इसका बायोलॉजिकल रोल होता है. बायोलॉजिकल रोल हम इसके फंक्शन में समझाएंगे कि किस तरह ये बायोलॉजिकल रोल प्ले करता है. और बायोलॉजिकल रोल तब ये प्ले करेगा जब एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाएगी. और एंटीबॉडी कब एक्टिवेट होगी, एंटीबॉडी तब एक्टिवेट होगी जब वो एंटीबॉडी किसी एंटीजन के साथ बाइंड करेगी. जब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करेगी तब ये एंटीबॉडी एक्टिवेटेड एंटीबॉडीज कहलाएगी. और तब इसके एफसी पार्ट का रोल क्या होगा, वो उस पैथोजन के किलिंग में रोल प्ले करेगा. किस तरह प्ले करता है वो आगे हम इंशाल्लाह इसके फंक्शंस में पढ़ेंगे. एंटीबॉडीज की क्लासिफिकेशन है. एंटीबॉडीज को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. और ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे है, ये पॉइंट बहुत अहम है. किस बेस पे एंटीबॉडी क्लासिफिकेशन है कि एंटीबॉडी का जो कांस्टेंट हेवी चेन है वो किस किस्म का है. एंटीबॉडी के कांस्टेंट हेवी चेन यहां से लेकर यहां तक ये जो रीजन है, इसके बेस पे एंटीबॉडीज के कितने
एक किस किस्म का है, तो उस हिसाब से एंटीबॉडीज के टाइप्स होंगे और उस हिसाब से एंटीबॉडीज के 5 क्लासेस है। एक को हम कहते हैं IgA, IG कैपिटल I और स्मॉल g, इसका मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन, और IgA इम्यूनोग्लोबुलिन A। इसी तरह IgD का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन D। इसी तरह IgE का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन E, और IgG का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन G, और IgM का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन M। एक बात जो बहुत अहम है वो ये है कि द मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी, सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज है वो कौन सी है, इम्यूनोग्लोबुलिन G है, नंबर 1। ये बहुत अहम पॉइंट्स है। और दूसरी बात, ये वाहिद एंटीबॉडी है विच कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, जो किसको क्रॉस कर सकता है, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकता है। प्लेसेंटल बैरियर वो है कि जब बच्चा मदर के यूट्रस में होता है, बच्चादानी में होता है, तो मदर के यूट्रस के दीवार के साथ वो एक कनेक्शन बनाता है, उस कनेक्शन को हम प्लेसेंटा कहते हैं। उस कनेक्शन के थ्रू बच्चे के बॉडी में मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और हार्मोन वगैरह आते हैं, और अगर कोई एंटीबॉडी इसको क्रॉस कर सकती है, मदर के बॉडी से बच्चे के ब्लड में आ सकती है या मदर के ब्लड से बच्चे के ब्लड में आ सकती है, तो वो सिर्फ इम्यूनोग्लोबुलिन G है। कोई दूसरी एंटीबॉडी इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन G है ये मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी है, और ये वाहिद एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर से बच्चे में आ सकती है। और एक दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि नॉर्मली हम जब भी एंटीबॉडी का जिक्र करते हैं, जब भी हम एंटीबॉडी का टिपिकल स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, तो उससे हमारा मुराद क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन G होता है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है, दिस इज immunoglobulin G. Okay, we are discussing antibodies. What are the functions of the antibodies? Antibodies के कौन कौन से functions है? तो basically antibodies जिस तरह बताया था, immunoglobulin है, और immunoglobulin का काम है बॉडी की इम्यूनिटी में रोल प्ले करना, बॉडी को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट द पैथोजन, अगेंस्ट द डिजीजेस। किस तरह ये बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्राम द पैथोजेंस और फ्राम द एंटीजेंस और फ्राम द माइक्रोब्स एटसेट्रा। सबसे पहला काम इसका है ऑप्सोनाइजेशन। ऑलरेडी ये चीज़ हम पढ़ चुके थे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, कि हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन जब एक्टिवेट होते तो उनका एक काम ऑप्सोनाइजेशन होता था, कि जब भी वो किसी पैथोजन के सरफेस पे बाइंड करते थे, उस पैथोजन को आसान बनाते थे, इजी करते थे, किसके लिए, फेगोसाइटोसिस के लिए। सेम इज द केस हियर इन एंटीबॉडीज। जब एंटीबॉडीज किसी पैथोजन, किसी एंटीजन के सरफेस पे बाइंड करेगी, तब उस पैथोजन की फेगोसाइटोसिस फेगोसाइटिक सेल के लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करना इम्यून सिस्टम के उन सेलों के लिए जो फेगोसाइटिक है, लाइक मैक्रोफेजेस है, लाइक न्यूट्रोफिल्स है, उनके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ जिस तरह ऑलरेडी हमने वहाँ पढ़ा था कि एंटीबॉडी का एक रीजन FAB होता है, और FAB वो रीजन है जो एंटीजन के साथ बाइंड करता है। तो यहाँ वो FAB मैंने यहाँ शो किया है, और ये एंटीजन है। एंटीजन के साथ एंटीबॉडी बाइंड करके, जब भी एंटीजन के साथ एंटीबॉडी बाइंड कर जाती है, तो हमने पढ़ा था कि वो एंटीबॉडीज एक्टिवेट होती है, और जब एंटीबॉडी एक्टिवेट होती है तो उसका जो FC पार्ट होता है, जिसका इफेक्टर या बायोलॉजिकल रोल होता है, वो तब एक्सप्रेस होता है जब वो एंटीबॉडीज एक्टिवेट होगी। तो उस एंटीबॉडी का FC पार्ट फेगोसाइटिक सेल, कोई भी, जैसे हम यहाँ लेते हैं मैक्रोफेज, मैक्रोफेज भी एक फेगोसाइटिक सेल है। तो उस फेगोसाइटिक सेल के सरफेस पे एक रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर को कहते हैं FC रिसेप्टर, यानी FCR, यानी ये वो रिसेप्टर है जो फेगोसाइटिक सेल के सरफेस पे होता है, और ये रिसेप्टर एंटीबॉडी के FC पार्ट के लिए होता है। लेकिन FC पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी तब यहाँ बाइंड करेगा जब एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाएगी, और एंटीबॉडी कब एक्टिवेट होगी, जब वो किसी एंटीजन के साथ बाइंड करेगी। जब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करती है, तब उसका FC पार्ट यहाँ FCR ऑफ द फेगोसाइटिक सेल के सरफेस पे बाइंड करता है। जब वो बाइंड करता है, तब ये फेगोसाइटिक सेल क्या करता है, तब ये फेगोसाइटिक सेल इस एंटीजन को इस एंटीबॉडी समेत फेगोसाइटोस करता है, और फेगोसाइटोस करने के बाद कि वो एंटीजन को क्या करता है, खत्म कर देता है, उसके फ्रेगमेंट बनाता है। सो
इस एंटीजन की किलिंग आसान हो गई। इस एंटीजन की फेगोसाइटोसिस आसान कर दी। किसने आसान कर दी? एंटीबॉडी ने, क्योंकि वो एंटीबॉडी उसके साथ बाइंड कर गई और फेगोसाइट सेल के लिए उसके फेगोसाइटोसिस को आसान बना दिया। यानी एक ये तरीका है जिसके जरिए से एंटीबॉडीज पैथोजन के खिलाफ लड़ती है। दूसरा तरीका है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। ऑलरेडी हमने पढ़ा था साइटोटॉक्सिसिटी वो फंक्शन होता है जिसमें कोई इम्यून सेल किसी पैथोजन के सरफेस पे खास किस्म के केमिकल सीक्रेट करता था, जैसा कि हमने नेचुरल किलर सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल में पढ़ा था कि वो पैथोजन के सरफेस पे परफोरिन सीक्रेट करते हैं। उन परफोरिन की वजह से पैथोजन के सरफेस पे पोर हो जाता है, उस पोर की वजह से उस पैथोजन की मतलब किलिंग हो जाती है। लेकिन किलिंग का तरीका हमने पढ़ा था कि वो कौन सा था? वो प्रोग्राम डेथ होती थी। वो प्रोग्राम डेथ होती एपोप्टोसिस कहलाती थी। वो नेक्रोसिस नहीं हुआ था। तो यहां पर भी वही है, लेकिन यहां साइटोटॉक्सिसिटी होगी किसी सेल की, किसी पैथोजन की, लेकिन वो साइटोटॉक्सिसिटी डिपेंडेंट होगी किस पे? एंटीबॉडी पे। इन डिपेंडेंट किस तरह एंटीबॉडी पे होगी? जब एंटीजन के साथ एंटीबॉडी बाइंड करेगा तो उस एंटीबॉडी का एफसी पार्ट किसके साथ बाइंड करेगा? इस दफा साइटोटॉक्सिक टी सेल के सरफेस पे बाइंड करेगा या ऐसे सेल के सरफेस पे बाइंड करेगा जो साइटोटॉक्सिसिटी काज करता है, न कि फेगोसाइटोसिस। तो साइटोटॉक्सिसिटी कौन काज करता है? नेचुरल किलर सेल। तो या वो नेचुरल किलर सेल के सरफेस पे बाइंड करेगा और या वो साइटोटॉक्सिक टी सेल के सरफेस पे बाइंड करेगा। और जब उसका एफसी पार्ट साइटोटॉक्सिक टी सेल के सरफेस पे एफसीआर पे बाइंड करेगा तो ये ऐसे केमिकल सीक्रेट करेगा जो केमिकल इस पैथोजन के सरफेस पे जाकर क्या करेंगे? पोर करेंगे। और जब वो पोर करेंगे तो उस सेल की डेथ हो जाएगी, उसको मारेगा एपोप्टोसिस से। लेकिन ये मरना क्या हो जाएगा? ये किलिंग का तरीका क्या कहलाता? साइटोटॉक्सिसिटी। और ये साइटोटॉक्सिसिटी डिपेंडेंट है किस पे? एंटीबॉडी पे, क्योंकि इस पैथोजन के सरफेस पे एंटीबॉडी अटैच है, इसके साथ बाइंडेड है। तब इसकी साइटोटॉक्सिसिटी किसने कर दी? किसी नेचुरल किलर सेल ने कर दी या किसी साइटोटॉक्सिसिटी सेल ने कर दी। तो इस तरीके को हम कहते हैं एडीसीसी, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। इन्हें दूसरा तरीका इम्यून सिस्टम के साथ मदद करने का ये है। और तीसरा तरीका न्यूट्रलाइजेशन का है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? नॉर्मली एक एंटीजन होता, हमारा एक सेल मौजूद है, होस्ट का सेल है। होस्ट के सेल के सरफेस पे एक प्रोटीन होता है, एक रिसेप्टर होता है। अब और एक पैथोजन है, जैसे एक बैक्टीरिया है या कोई टॉक्सिन है। ये बैक्टीरिया हमारे सेल के सरफेस पे बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद ये हमारे सेल के अंदर चला जाता है। ये बैक्टीरिया है या वायरस है या जो भी टॉक्सिन हो सकता है। टॉक्सिन कोई भी केमिकल जो नॉर्मली कोई बैक्टीरिया वगैरह सीक्रेट करता है, वो टॉक्सिन सेल के सरफेस पे जाकर बाइंड करता है और सेल की एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करके उसको खत्म कर देता है। अब ये यहां बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद अंदर जाएगा। लेकिन एंटीबॉडीज किस तरह इसको न्यूट्रलाइज करेगा? एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन इस तरह करता है कि एंटीबॉडी इस पैथोजन, इस बैक्टीरिया के उस एंटीजन के सरफेस पे, या अगर टॉक्सिन है उसके सरफेस पे बाइंड करेगा या कोई वायरस है उसके सरफेस पे बाइंड करेगा और इन पैथोजन की बाइंडिंग को ऑन द होस्ट सेल क्या करेगा? रोकेगा। अगर एंटीबॉडी इस बैक्टीरिया के सरफेस पे या इस टॉक्सिन के सरफेस पे या इस वायरस के सरफेस पे बाइंड कर ले तो ये बैक्टीरिया, ये टॉक्सिन, ये वायरस न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये फिर होस्ट के सेल के सरफेस पे बाइंड नहीं कर सकेगा। और जब होस्ट के सेल के सरफेस पे बाइंड नहीं करेगा, ये होस्ट इससे प्रोटेक्टेड रहेगा। तो इस तरह इन्होंने, इस एंटीबॉडी ने क्या कर दिया? इस पैथोजन को, इस बैक्टीरिया को, इस टॉक्सिन को, इस वायरस को क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। और इसके अलावा दूसरा मैकेनिज्म, एक और मैकेनिज्म क्या है? एक मैकेनिज्म और है, उसको हम कहते हैं एग्लूटिनेशन। इन पैथोजन को मारने का, पैथोजन के स्प्रेड को रोकने के लिए एक काम क्या करता है? एग्लूटिनेशन का करता है। यानी चौथा काम एंटीबॉडीज का क्या होगा? एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन या इसको हम नॉर्मली कहते हैं क्लम्पिंग और एग्रीगेशन। क्लम्पिंग या एग्रीगेशन से मुराद क्या है? नॉर्मली एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग की टर्मिनोलॉजी हम ब्लड क्लॉट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ब्लड के बहुत सारे सेल एक जगह पर एग्रीगेट होकर ब्लड क्लॉट बनाता है। यह एग्लूटिनेशन से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल, हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया है, बहुत सारे वायरस है, ये बहुत सारे वायरस से बॉडी के अंदर आए हुए हैं और ये हमारे बॉडी में मुख्तलिफ एंटीबॉडीज से। एंटीबॉडीज क्या करते हैं?
ये एंटीबॉडी, एक एंटीबॉडी यहाँ बाइंड करेगी, दूसरा यहाँ बाइंड करेगी, तीसरा यहाँ बाइंड करेगी, इस तरह ये एंटीबॉडी इनके सरफेस पे बाइंड करती है, और जब भी इनके सरफेस पे बाइंड करती है एंटीबॉडीज, तो वो ये एंटीबॉडी इन सारे पैथोजन एक जगह, इन सारे पैथोजन को एक जगह पर क्लम्प करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, क्लस्टर करते हैं। अब इन सारे पैथोजन को एक जगह पर जमा होने का फायदा क्या होगा? इसके दो फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि इसकी बॉडी में स्प्रेडिंग नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली ये बैक्टीरिया या वायरस या टॉक्सिन बॉडी के अंदर सेल के ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा तो हर जगह पहुंच सकता है। अब जब इसको एक जगह क्लम्प करेगा तो एक जगह क्लम्प होने का फायदा ये होगा कि इसकी स्प्रेडिंग नहीं होगी, और दूसरा ये होगा कि जब एक जगह पर रहेंगे तो इम्यून सिस्टम के लिए इनकी किलिंग क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। तो इसका मारना आसान हो जाएगा और इसकी स्प्रेडिंग नहीं होगी। तो ये फायदा एग्लूटिनेशन का होगा। और एग्लूटिनेशन कौन करता है? एंटीबॉडीज का एक फंक्शन है। इसी तरह एक फंक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में। अगर आपको याद होगा कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 3 तरीकों से एक्टिवेट होता था। उनमें से एक तरीका क्या था? एक तरीका क्लासिकल था, एंटीबॉडी डिपेंडेंट तरीका था, जिससे एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे था, जिसके जरिए से एंटीबॉडी जब एंटीजन के साथ बाइंड करती थी तब वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या करता था? वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता था। सो एक काम इसका क्या है? एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करना। और ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इस तरह, अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था, ये एक एंटीजन है, इस एंटीजन के साथ एंटीबॉडी बाइंड कर गई, और जब एंटीजन के साथ एंटीबॉडी बाइंड करेगी ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करेगा किसको? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन को। तो C1 होगा और C2 होगा और C3 होगा, और इस तरह हमने पढ़ा था कि वो C1 C2 C4 C3 इस तरह वो एक्टिवेट होकर, और जब भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो मुख्तलिफ तरीकों से क्या करते हैं? वो मुख्तलिफ तरीकों से आकर इस पैथोजन को किल कर देते हैं। सो इस तरह इन्हें एंटीबॉडीज अगर खुद डायरेक्ट किलिंग नहीं कर रही है तो इसका इन्हें, लेकिन ये डायरेक्ट किलिंग तो नहीं करेगी, लेकिन पैथोजन के मारने को आसान बना रही है मुख्तलिफ तरीकों से, या अपसोनाइजेशन से फेगोसाइटोसिस के लिए आसान बना रहा है, या साइटोटॉक्सिसिटी किसी दूसरे सेल के लिए के जरिए से करवा रही है, या उसको न्यूट्रलाइज करके सेल के सरफेस पे, होस्ट के सेल के सरफेस पे बाइंडिंग से रोक रही है, या उसको एक जगह पर क्लम्प करके उसके स्प्रेड को या उसकी किलिंग को आसान बना रही है, और या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स को एक्टिवेट करके इम्यून रिस्पांस बढ़ा रही होती है। सो यही सारे एंटीबॉडीज के फंक्शंस है।